नमस्कार मित्रों, कमला क्लासेज में आप लोगों का स्वागत है। आप लोग कैसे हैं? आशा करते हैं आप लोग पहले के जैसे स्वस्थ और मस्त होंगे और अपने पढ़ाई में व्यस्त होंगे, क्योंकि बहुत दिन अब एग्ज़ाम का बचा नहीं है, तो तैयारी करना ही आप लोगों के लिए बेहतर होगा। और इस प्लेटफॉर्म के द्वारा हम आप लोगों को संस्कृत ट्यूशन भाग 2 इससे पहले एक पहला अध्याय मंगलम पढ़ा चुके हैं, जिसका लिंक वीडियो के कमेंट्स बॉक्स और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। और हम अध्याय 2 भी लगभग ख़त्म कर चुके हैं। उन्हीं का कुछ प्रश्नोत्तर बचा हुआ था, जो इस वीडियो में वो क्लियर हो जाएगा। तो ठीक है दोस्तों, तो चलिए अब हम लोग चलते हैं अध्याय 2 पाटलिपुत्र वैभवम के प्रश्नोत्तर की ओर। लिखे हैं बिहार बोर्ड एग्जाम में पूछे जाने वाले महत्वपूर्ण हिंदी प्रश्नोत्तर। ये हिंदी प्रश्नोत्तर टोटल 16 मार्क का पूछता है। मार्क्स का पूछता है, जो पूछेगा भी प्रश्न भी हिंदी में और इसका आंसर भी हमें हिंदी में ही जवाब देना है। तो चलिए चलते हैं कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर की ओर। लिखे हैं, पहला प्रश्न है, पटना के मुख्य दर्शनीय स्थलों का नामोल्लेख करें। तो हम इससे पहले आप लोगों को बताए हैं, आप खुद बनाए भी होंगे कि पटना के मुख्य दर्शनीय स्थल कौन कौन हैं। तो पटना के मुख्य दर्शनीय स्थल संग्रहालय, उच्च न्यायालय, सचिवालय, गोलघर, तारामंडल, जैविक उद्यान, मौर्यकालिक अवशेष, महावीर मंदिर, गांधी सेतु एवं गुरुद्वारा इत्यादि हैं। गुरुद्वारा इत्यादि है। इतना ही आंसर देने के बाद आपको इसमें 2 नंबर मिल जाएगा। एक बार फिर से देख लीजिए, पटना के मुख्य दर्शनीय स्थलों का नामोल्लेखित करें। तो पटना के मुख्य दर्शनीय स्थल कौन कौन है दोस्तों? बोलिए। संग्रहालय है, उच्च न्यायालय है, सचिवालय है, गोलघर, तारामंडल, जैविक उद्यान, मौर्यकालिक अवशेष, महावीर मंदिर, गांधी सेतु एवं गुरुद्वारा इत्यादि हैं। दूसरा प्रश्न है, राजशेखर ने पटना के संबंध में क्या लिखा है? कवि राजशेखर ने पटना के संबंध में क्या लिखा है? तो चलिए चलते हैं, देखते क्या सब लिखा है ये। तो कवि राजशेखर ने अपने ग्रंथ काव्य मीमांसा में, तो कवि राजशेखर अपने ग्रंथ काव्य मीमांसा में पटना के संबंध में लिखा है कि बहुत समय तक पटना में सरस्वती परंपरा चलती रही। बहुत समय तक कल पढ़ाए थे कि बहुत समय तक पटना में सरस्वती परंपरा क्या होती है? चलती रही थी। और इन्होंने यह बात कवि राजशेखर ने अपने काव्य मीमांसा नामक ग्रंथ में लिखा है।
राजशेखर ने अपने काव्य मीमांसा नामक ग्रंथ में इसे क्या किया है, लिखा है कि पटना में बहुत समय तक पटना में सरस्वती परंपरा चलती रही। यहाँ वर्ष उपवर्ष महर्षि पाणिनि, पिंगल, व्याडे, वररुचि, पतंजलि आदि विद्वानों ने अध्ययन कर संसार में ख्याति अर्जित किए, संसार में ख्याति अर्जित किए हैं। ये प्रश्न उत्तर समझ में आ गया दोस्तों ना, आ गया ना। तीसरा प्रश्न है इनका, चंद्रगुप्त मौर्य के काल में, चंद्रगुप्त मौर्य के काल में पाटलिपुत्र की रक्षा व्यवस्था कैसी थी, रक्षा व्यवस्था कैसी थी? ये तो पढ़ाई कैसी थी बताओ, आप लोग बताए थे ना। तो चंद्रगुप्त मौर्य के समय में पाटलिपुत्र की शोभा और रक्षा व्यवस्था बहुत अच्छी थी मित्रों, बहुत अच्छी थी। इसकी पुष्टि यूनान के राजदूत मेगास्थनीज ने अपने इंडिका ग्रंथ में किया है, इंडिका नामक ग्रंथ में किया है। मतलब चंद्रगुप्त मौर्य के समय में पटना की रक्षा व्यवस्था कैसी थी, तो हम लोग पढ़े बहुत अच्छी थी। लेकिन आज इसका पुष्टिकरण भी तो होना चाहिए। इसका पुष्टिकरण किसने किया? यूनान के राजदूत मेगास्थनीज ने, यूनान के राजदूत मेगास्थनीज ने, इन्होंने अपने इंडिका नामक ग्रंथ में पटना की शोभा और रक्षा व्यवस्था के विषय में लिखकर इनकी पुष्टि की, इनकी पुष्टि की। कोई दिक्कत? तीनों प्रश्नोत्तर समझ में आ गया ना, आगे बढ़े ना। आगे लिखे कौन कौन से विदेशी यात्री पटना आए थे, कौन कौन से विदेशी यात्री पटना आए थे? तो बोलिए आप लोग, बहुत डिटेल्स में इसको पढ़ाए थे हम। मेगास्थनीज, फाहियान, ह्वेनसांग, इति सिंह आदि विदेशी यात्री पटना आए थे। विदेशी यात्री कहाँ आए थे? पटना आए थे। पांचवा प्रश्नोत्तर है, पाटलिपुत्र के वैभव का वर्णन करें। पाटलिपुत्र के वैभवता या वैभव का क्या करें? वर्णन करें। चलिए देखते हैं क्या वर्णन है इसका। तो पाटलिपुत्र बिहार राज्य की राजधानी और एक विशाल नगर है। पाटलिपुत्र वर्तमान समय में बिहार राज्य की राजधानी और एक विशाल नगर है। इसका इतिहास बहुत महिमामयी और गौरवपूर्ण रहा। इसका इतिहास बहुत महिमामयी और गौरवपूर्ण रहा। क्यों? शुरुआती ढंग से ही पटना, शुरुआती ढंग में, शुरुआती काल से ही पटना में मुख्य रूप से 3 क्षेत्र पर विशेष ध्यान दिया गया था। पहला धार्मिक, दूसरा राजनीतिक और उद्योग क्षेत्र पर विशेष रूप से क्या किया गया था? ध्यान दिया गया था। और अभी तक इन तीनों क्षेत्र में पटना, बिहार में पटना सर्वश्रेष्ठ है या सबसे आगे है। यहां भगवान बुद्ध अनेक बार आए थे। भगवान बुद्ध क्या किए थे? अनेक बार आए थे और उन्होंने कहा था कि यह ग्राम एक दिन महानगर बनेगा। यहाँ महर्षि पाणिनि, वररुचि, पतंजलि आदि विद्वानों ने अध्ययन कर संसार में ख्याति अर्जित किए। कई विद्वानों ने इसे सरस्वती यानी विद्वानों का निज आवास भी कहा है। विद्वानों का निज आवास भी कहा है। फिर से देख लीजिए एक बार। तो पाटलिपुत्र बिहार राज्य की राजधानी और एक विशाल नगर है। इसका
इतिहास बहुत महिमामयी और गौरवपूर्ण रहा है। यहाँ भगवान बुद्ध अनेक बार आए थे और उन्होंने कहा था कि यह ग्राम एक दिन महानगर बनेगा। यहाँ महर्षि पाणिनि, वररुचि, पतंजलि आदि विद्वानों ने अध्ययन कर संसार में ख्याति अर्जित किए। कई विद्वानों ने इसे सरस्वती यानी विद्वानों का निज आवास भी कहा है। कई विद्वानों ने पाटलिपुत्र को सरस्वती का निज आवास, सरस्वती यानी विद्वानों का निज आवास भी कहा है। समझ में आ गया ना। छठा क्वेश्चन है, भगवान बुद्ध ने पाटलिपुत्र के संबंध में क्या कहा था? भगवान बुद्ध ने पाटलिपुत्र के संबंध में क्या कहा था? तो बोलिए आप लोग क्या कहा था? इसको बहुत डिटेल से बताए थे, इस प्रश्न का भी आंसर। तो भगवान बुद्ध ने पाटलिपुत्र के संबंध में कहा था कि यह ग्राम एक दिन महानगर बनेगा। यह ग्राम एक दिन क्या बनेगा? महानगर बनेगा। लेकिन कलह, बाढ़ और अग्निदाह से हमेशा घिरा रहेगा। कलह, बाढ़ और अग्निदाह से हमेशा क्या रहेगा? घिरा रहेगा। मित्रों क्या रहेगा? घिरा रहेगा। समझ में आ रहा है ना? कोई प्रकार की दिक्कत हो तो कमेंट्स करके बताइएगा। सातवां प्रश्न है इनका कि पटना के गुरुद्वारा किसके लिए प्रसिद्ध है और क्यों? पटना के गुरुद्वारा किसके लिए प्रसिद्ध है और क्यों? या इस प्रश्न को इस तरह से भी पूछा जा सकता है कि सिख संप्रदाय के लिए पटना क्यों प्रसिद्ध है? सिख संप्रदाय के लिए पटना क्यों प्रसिद्ध है? इसका आंसर है पटना का गुरुद्वारा सिख संप्रदाय के लिए महत्वपूर्ण है। देखिए प्रश्न क्या पूछा था? पटना के गुरुद्वारा किसके लिए प्रसिद्ध है? किसके लिए प्रसिद्ध है? तो किसके लिए? तो सिख संप्रदाय के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि प्राचीन पटना नगर में सिख संप्रदाय के दसम गुरु, दसम और अंतिम गुरु, क्योंकि 10वां गुरु के बाद सिख संप्रदाय में कोई गुरु नहीं हुआ अभी तक। ये गुरु गोविंद सिंह सिख संप्रदाय के अंतिम गुरु थे। सिख संप्रदाय के कौन गुरु थे? अंतिम गुरु थे। सिख संप्रदाय के दसम और अंतिम गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थल है। गोविंद सिंह एक प्रतापी कवि और उपदेशक थे। गुरु गोविंद सिंह एक बहुत ही प्रतापी, प्रसिद्ध कवि और उपदेशक थे। उन्होंने ही सिख संप्रदाय में खालसा पंथ की नींव रखी। खालसा पंथ की क्या रखी? नींव रखी। इसलिए पटना का गुरुद्वारा सिख संप्रदाय के लिए प्रसिद्ध है। इसीलिए पटना का गुरुद्वारा किसके लिए प्रसिद्ध है? सिख संप्रदाय के लिए प्रसिद्ध है। समझ में आ गया? जिस प्रकार प्रश्न पूछा उसी अनुसार आंसर दिया हुआ है, और जैसे पढ़ाए हैं बुक में उसी के आधार से हम आंसर देने का प्रयास किए। इसमें कोई बाहरी शब्द का प्रयोग नहीं करने का प्रयास किए हैं, कोई बाहरी व कठिन शब्द का प्रयोग करने का प्रयास नहीं किए हैं। ये लगभग अपनी भाषा में तैयार की गई उत्तर है। ठीक है, आशा कर रहे हैं कि आप लोग समझते होंगे। चलिए आगे देखते हैं आगे क्या है। कैसे पाटलिपुत्र को प्राचीन शिक्षा का केंद्र क्यों माना जाता है? पाटलिपुत्र को प्राचीन शिक्षा का केंद्र क्यों माना जाता है? तो देखिए इसका आंसर क्या है।
तो पाटलिपुत्र शैक्षणिक दृष्टिकोण से एक संपन्न नगर रहा है। पहले के समय में भी था, क्योंकि एशिया का प्रथम विश्वविद्यालय था नालंदा विश्वविद्यालय। नालंदा विश्वविद्यालय जिसमें हजारों छात्र देश और विदेश से पढ़ने आते थे। ये प्राचीन काल से लेकर और अभी भी हम लोग किसी भी चीज का तैयारी करने के लिए या पढ़ने के लिए कहीं जाते हैं तो पटना जाते हैं। पटना अभी भी शैक्षणिक दृष्टिकोण से एक समृद्ध नगर है। समृद्ध क्या है? नगर है। इसीलिए लिखे हैं कि पाटलिपुत्र शैक्षणिक दृष्टि से एक संपन्न नगर रहा है। रहा है मतलब पहले भी था और अभी भी है। पहले भी था और अभी भी है। इस संबंध में कई विद्वानों या कई कवियों का कथन था कि यह पटना पृथ्वी का तिलक और सरस्वती का निजवास है। सरस्वती का अर्थ बताए थे, पहले भी बोले थे दोस्तों कि सरस्वती का अर्थ होता है विद्वान। क्या होता है? विद्वान। तो सरस्वती का निजावास मतलब विद्वानों का निजावास है, जहां महर्षि पाणिनि, पिंगल, व्याधि, वररुचि, पतंजलि आदि विद्वानों सर्वकालिक श्रेष्ठ साहित्य विदों ने संसार में ख्याति अर्जित किए। सर्वकालिक श्रेष्ठ साहित्यविदों ने संसार में ख्याति अर्जित किए। इस प्रकार उक्त कारणों से ही पाटलिपुत्र को प्राचीन शिक्षा का केंद्र माना जाता है। इसलिए उक्त कारणों से पाटलिपुत्र को प्राचीन शिक्षा का केंद्र माना जाता है। प्राचीन शिक्षा का केंद्र माना जाता है। समझ में आ गया? कोई दिक्कत नहीं ना? एक और है, देख लीजिए क्या है ये। तो पाटलिपुत्र के प्राचीन महोत्सव का वर्णन करें। पाटलिपुत्र के प्राचीन महोत्सव का क्या करें? वर्णन करें। तो बताए थे, इसका बहुत डिटेल से इसे भी बताए थे। तो पाटलिपुत्र में शरद काल में कौमोदी नामक महान महोत्सव आयोजित होता था। कौन सा महोत्सव? कौमोदी महोत्सव। कौन महोत्सव? और किसके शासनकाल में? गुप्त वंश के शासनकाल में। किसके शासनकाल में? गुप्त वंश के शासनकाल में कौमोदी नामक महान महोत्सव का आयोजन होता था, जिसमें सभी नागरिक आनंद मग्न होते थे। यह समारोह गुप्त वंश के शासनकाल में बहुत प्रचलित था या प्रसिद्ध था, परंतु आजकल इसके स्थान पर दुर्गा पूजा प्रचलन में ख्याति प्राप्त है। प्रचलन में क्या है? ख्याति प्राप्त है। समझ में आ गया ना? कोई दिक्कत नहीं ना? तभी इसने बोला। तो क्या आगे बढ़े ना? कोई दिक्कत? चलिए अब किताब से है प्रश्न, अभ्यास मौखिका है। कह रहा पाटलिपुत्रस्य विषय द्वे वाक्ये संस्कृत भाषायाम वदत। मतलब पाटलिपुत्र नगर के विषय में दो वाक्य संस्कृत भाषा में बोले। संस्कृत भाषा में बोले। तो चलिए बोलिए, इसके विषय में बोलना है। तो क्या है? तो पाटलिपुत्रम बिहार राज्यस्य राजधानी नगरम अस्ति। आप कुछ भी बोल सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं, ऐसा नहीं कि इसके जो हम इसमें लिखे हैं वही होगा। अब पटना के विषय में संस्कृत में दो वाक्य लिख दीजिए, बस हो गया, इसका आंसर हो जाएगा।
हम दो वाक्य लिखे, एक पाटलिपुत्रम बिहार राज्यस्य राजधानी नगरम अस्ति, ये हो गया पहला वाक्य। दूसरा वाक्य ये है कि पाटलिपुत्रस्य नामांतरम पुष्पपूरम कुसुमपूरम वा प्राप्यते, वा प्राप्यते। आप कोई दो लाइन पटना के विषय में होना चाहिए वो लिख सकते हैं। समझ में आ गया ना, कोई दिक्कत? अब लिखे अधोलिखिता नाम समस्त पदा नाम विग्रहम वदत, विग्रह करने के लिए बोल रहा है, मतलब खंडित करने के लिए। तो देखिए विग्रह में क्या है, सचिवालय, सचिवालय, तो सचिवालय का विग्रह देखिए क्या है, विग्रह इसका होगा सचिवानाम आलयः, सचिवानाम आलयः, सचिवालय का विग्रह क्या हो जाएगा, सचिवानाम आलयः। अब गोलगिरिहम, इसका विग्रह क्या होगा, बोलो करके बताओ। इसका विग्रह होगा गोलम गृहम, गोलम गृहम। इसके बाद है महितल तिलकम, महितल तिलकम, इसका विग्रह बताओ क्या होगा, महितलस्य, महितलस्य तिलकम, महितलस्य तिलकम। इसके बाद है महानगरम, महानगरम का बोलो विग्रह क्या होगा, महत नगरम, महत नगरम क्या होगा। उसके बाद बोलो सरस्वती कुलगिरिहम का क्या होगा, सरस्वती कुलगिरिहम का हो जाएगा सरस्वत्याः कुलगिरिहम, सरस्वत्याः कुलगिरिहम। ये व्याकरणिक पोर्शन है, पूछ सकता है, सकता है, ठीक है। इसीलिए इसको देखना जरूरी है, एक बार कम से कम एक दो बार आप लोग याद मत कीजिएगा, इनको देख जरूर लीजिएगा फेर करके, ठीक है। फिर से बोलिए, सचिवालय का समस्त विग्रह क्या होगा, सचिवानाम आलयः, सचिवानाम आलयः। गोलगिरिहम का क्या होगा, गोलम गृहम। महितल तिलकम का क्या होगा, महितलस्य तिलकम, तिलकम, महितलस्य तिलकम। महानगरम का क्या होगा, महत नगरम। सरस्वती कुलगिरिहम का क्या होगा, सरस्वत्याः कुलगिरिहम, सरस्वत्याः कुलगिरिहम। आप लोग इसका फेयर जरूर कीजिएगा, जैसे हम पढ़ाते हैं बोर्ड पे, उसी आधार पे आप लोग चैप्टर वाइज फेयर कर लीजिएगा। अगर बोर्ड पर से संभव है तो बोर्ड पर से, नहीं तो इस वेबसाइट ओपन करके आप लोग इसको कर लीजिएगा। आ रहा है टेक्निकल टीम, तो उसको बोलते हैं कि किस प्रकार वेबसाइट ओपन करना है, क्या करना है, वो आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो या इसी वीडियो में बता देगा, ठीक है। चलिए अब है संधि विच्छेदम वदत, संधि विच्छेदम वदत। संधि विच्छेद बोलिए, नगरेषु नैतमम, एक एक शब्द का संधि विच्छेद बताए हैं, तो आप लोग बोल सकते हैं। नगरेषु नैतमम का संधि विच्छेद क्या होगा, नगरेषु जोड़ अन्यतमम, नगरेषु जोड़ अन्यतमम। नगरेषु नैतमम का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा। अब बोलिए ग्रामो अयम का क्या होगा, ग्रामः जोड़ अयम, ग्रामः जोड़ अयम, ग्रामः जोड़। बोलिए कालांतरेण का क्या होगा, कालांतरेण का संधि विच्छेद काल जोड़ अंतरेण, काल जोड़ अंतरेण। पटनेति का संधि विच्छेद बोलो, पटना जोड़ इति, पटना जोड़ इति। पटनेति का संधि विच्छेद क्या होगा, निर्गता का संधि विच्छेद बोलो, निह जोड़ गतः, निह जोड़ गतः, निह जोड़
चलिए एक बार बोल दीजिए फिर से, नगरेषु नैतमम का संधि विच्छेद अन्यतमम, नगरेषु जोड़ अन्यतमम, नगरामो अयम का संधि विच्छेद ग्रामः जोड़ अयम, नकलांतरेन का संधि विच्छेद क्या होगा काल जोड़ अंतरेन, पटनेति का संधि विच्छेद क्या होगा पटना जोड़ इति, निर्गता का संधि विच्छेद क्या होगा निर्जोड़ गता। समझ में आ गया ना, उतना भी भियाई नहीं, ये सब थोड़ा फास्ट में खींचते हैं। अब लिखल है अभ्यास लिखिता, मतलब इसका आंसर आपको लिख कर देना है, ठीक है। कह रहा अधोलिखिता नाम प्रश्नानाम उत्तराणि संस्कृत भाषाया लिखत, निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर संस्कृत भाषा में लिखें, संस्कृत भाषा में लिखें। क्या कह रहा है, कुटनी मताख्यम काव्यम कस्य कवे रचना अस्ति, बोलिए कुटनी मताख्य काव्य के रचनाकार या के रचना कौन कवि किया है। इस प्रकार इसका आंसर हिंदी में नहीं देना है, इसका आंसर संस्कृत में ही देना है। देखिए अब इसका आंसर देने का ट्रिक दे देते हैं। जैसे देखिए कुटनी मताख्य काव्यम, यहाँ पे आया कस्य, जहाँ पे प्रश्न पूछा जाएगा वहां पे हम लगा सकते हैं, इसका आंसर दे करके वाक्य उनसे ही उतार दीजिए, हो जाएगा। कुटनी मताख्य काव्यम दामोदर गुप्तो, देखिए फिर हम लाए कवे रचना अस्ति, कस्य की जगह पे जो आंसर था वो आंसर दे दिए। पूर्ण वाक्य में अगर पूछे तब कुटनी मताख्यम काव्यम दामोदर गुप्तो कवे रचना अस्ति, दामोदर गुप्ते कवे रचना अस्ति। दूसरा प्रश्न है इसका, पाटलिपुत्रम कस्या नद्या तीरे अवस्थितम अस्ति, पटना किस नदी के किनारे अवस्थित है, किस नदी के किनारे अवस्थित है। तो पटना किस नदी के किनारे अवस्थित है दोस्तों, इसका आंसर क्या हो जाएगा बोलिए, देख लीजिए पाटलिपुत्रम गंगायाः नद्याः तीरे अवस्थितमास्ति, अवस्थितम अस्ति, पाटलिपुत्रम गंगायाः नद्या तीरे अवस्थितम अस्ति। तीसरा प्रश्न है, चंद्रगुप्त मौर्यस्य काले अस्य नगरस्य रक्षा व्यवस्था कीदृशी आसीत्, चंद्रगुप्त मौर्य के समय में इस नगर की रक्षा व्यवस्था कैसी थी। तो बोलिए, बताए थे, अभी भी बताएं। तो चंद्रगुप्त मौर्यस्य काले अस्य नगरस्य रक्षा व्यवस्था अत्युत्कृष्टा आसीत्, अत्युत्कृष्टा आसीत्, अत्युत्कृष्टा आसीत्। कोई प्रकार की दिक्कत नहीं हो रही है, समझ में आ जाता है इनसे। अब देखिए इसका और दो प्रश्न है इसमें। राज्ञः अशोकस्य समय अस्य नगरस्य वैभवम कीदृशम् आसीत्, राजा अशोक के समय में इस नगर का वैभव कैसी थी, बोलिए कैसी थी। तो राज्ञः अशोकस्य समय अस्य नगरस्य वैभवम सूत्राम समृद्धम आसीत्, सूत्राम समृद्धम आसीत्, सूत्राम समृद्धम आसीत्। समझ में आ रहा है ना, उतना बेबियाई नहीं है ये, लेकिन फिर भी हम करते हैं, हो सके पूछते हैं इसी का हिंदी में अति करके। तब बोले काव्य मीमांसा नामकम ग्रंथम कह अलिखत, काव्य मीमांसा नामक ग्रंथ को किसने लिखा। इसका आंसर होगा काव्य मीमांसा नामकम ग्रंथम कवि राजशेखर अलिखत, कवि राजशेखर अलिखत या राजशेखर अलिखत, सीधा सीधी आंसर दे देना है, कभी नहीं लगाओगे तो वही लिखा। काव्य मीमांसा नामकम ग्रंथम राजशेखर अलिखत, राजशेखर ने लिखा है। कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए आगे देखते क्या है, वही संधि विच्छेद है। फिर
अधोलिखितानां शब्दानां संधि विच्छेदम कुरुत, संधि विच्छेदम कुरुत, संधि विच्छेद करें। चलिए बोलिए क्या होगा? पाणिनि पिंगला पिंगलावी का संधि विच्छेद क्या होगा? पाणिनि पिंगलो जोड़ इह, पाणिनि पिंगलो जोड़ इह। अति उत्कृष्टा सिद्धिति का संधि विच्छेद क्या होगा? अति जोड़ उत्कृष्ट जोड़ आश्रित जोड़ इति। ये सब संधि विच्छेद बताए आप लोगों को, हम ना भी बताए तो आप लोगों को हो जाना चाहिए। उत्सवास का संधि विच्छेद क्या होगा? उत्सवाह जोड़ च, उत्सवाह जोड़ च। अस्य उत्तर श्याम का संधि विच्छेद क्या होगा? अस्य जोड़ उत्तर श्याम, अस्य जोड़। गांधी सेतु नाम का संधि विच्छेद बताओ। गांधी सेतु जोड़ नाम, गांधी सेतु जोड़ नाम। नगरस्यास्य का संधि विच्छेद क्या होगा? बोलो। नगरस्य जोड़ अस्य, नगरस्य जोड़। पुष्पाश्रिता का संधि विच्छेद क्या होगा? पुष्प जोड़ आश्रिता, पुष्प जोड़ आश्रिता। कोई दिक्कत हो गया ना? अब कह रहा है कि संधि कुरुत, संधि विच्छेद दिया हुआ है, आपको संधि करना है। क्या करना है? संधि करना है। संधि विच्छेद दी हुई है, आपको संधि करना है। तो बोलिए बहुलम उत्पादनम का संधि क्या होगा? बहुलम जोड़ उत्पादनम का संधि क्या होगा? बहुलम उत्पादनम, बहुलम उत्पादनम। गंगायास जोड़ तीरे, इसका संधि क्या होगा? गंगाया तीरे, गंगाया, गंगायास तीरे। नगरे अस्मिन का संधि विच्छेद क्या होगा? बोलो। अरे सॉरी, संधि क्या होगा? नगरे अस्मिन। चौ जोड़ अस्ति का संधि क्या होगा? चास्ति। क्या होगा? शब्दा जोड़ अपि का संधि क्या होगा? शब्दो अपि। सर्वदा जोड़ आक्रांतम, इसका संधि क्या होगा? बोलिए। सर्वदा क्रांतम, सर्वदा। इति जो रहते का संधि विच्छेद क्या होगा? बोलो। इत्यते, इत्यते क्या होगा? समझ में आ गया? कोई दिक्कत नहीं ना? चलिए अब इसमें फिल कीजिए आप लोग, ये भरने के लिए है इसमें। अब खुद भरिए, सब हम ही भर दें। गंगाया सुप्री गांधी सेतु नाम डैश महादेश सस्य दीर्घतमः सेतु अस्ति। जैसे गंगा नदी के ऊपर गांधी सेतु नामक डैश महादेशस्य, किस महादेश के सबसे बड़ा सेतु है? क्या होगा? बोलिए। एशिया महादेश। किस महादेश के? एशिया महादेश। आगे है पाटलिपुत्र नगरे प्रसिद्धम डैश अस्ति। पाटलिपुत्र नगर में डैश प्रसिद्ध है। क्या प्रसिद्ध है? प्रसिद्ध तो बहुत है, लेकिन विशेषता गोल घर प्रसिद्ध है। गोल गिरिहम, इसका आंसर क्या हो जाएगा? गोल गिरिहम। पाटलिपुत्रस्य नामांतरम डैश प्राप्यते। पटना का बदला हुआ नाम क्या मिलता है? पुष्पपुर या कुसुमपुर, तो कुसुमपुरम। कौमुदी महोत्सव डैश अति प्रचलित। कौमुदी महोत्सव किसके शासनकाल में बहुत प्रचलित था? गुप्त वंश के शासनकाल में। किसके शासनकाल में? पाटलिपुत्र से डैश दिशि गंगा नदी बहती? उत्तर श्याम, उत्तर श्याम। गोविंद सिंह सिख संप्रदाय से डैश गुरु आसित? दसमः। कौन गुरु? फिर से बोलिए। गंगाया सुप्री गांधी सेतु नाम डैश महादेश से दीर्घतमा सेतु अस्ति। इसका आंसर क्या हो जाएगा? एशिया। पाटलिपुत्र नगरे प्रसिद्धम डैश अस्ति? गोलगिरिहम। क्या? गोलगिरिहम। पाटलिपुत्र नामांतरम डैश प्राप्यते? कुसुमपुरम। क्या प्राप्यते?
कौमुदी महोत्सव डैश अति प्रचलित गुप्त वंश गुप्त शासन काले, गुप्त शासन काले पाटलिपुत्रस्य डैश दिशि गंगा नदी प्रवहति उत्तर श्याम गोविंद सिंह सिख संप्रदाय से डैश गुरु आसित 10वां गुरु आसित। समझ में आ गया ना, कोई दिक्कत नहीं। ये कह रहा है शब्दानाम मेलनम कुरुत, मेल करने के लिए कह रहा है। मही का अर्थ क्या होता है बोलिए, इसका मेल क्या होगा? पृथ्वी। मेल करना है, मही का मतलब क्या? पृथ्वी। और सूत्राम का और अधिक या अत्यधिकम, हिंदी में क्या हुआ? सूत्राम का और अधिक। संस्कृत थी, संस्कृत में इसको हम ये भी कह सकते हैं अत्यधिकम। मेल करना है, इसका आंसर दिए हम केवल छाट करके। पुरंदर, पुरंदर का मेल क्या होगा? इंद्र। अन्यतमम का एकतमम, उत्कृष्टा का प्रकृष्टा, उत्कृष्टा का। चलिए मही का मेल क्या होगा? पृथ्वी। सूत्राम का अत्यधिकम, पुरंदर का अन्यतमम का, उत्कृष्टा का प्रकृष्टा। कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़े ना। ये चैप्टर द एंड हो चुका है, ठीक है मित्रों। इसका हमने शुरू से परिचय से लेकर के इस नगर का लेख जो कुछ भी था, निबंध सब पढ़ चुके हैं पूर्ण विश्लेषित ढंग से। और साथ ही एग्जाम में पूछे जाने वाले भी हिंदी प्रश्नोत्तर भी कर लिए हैं। और साथ ही किताब का जो भी प्रश्नोत्तर था वो भी हम आज क्लियर कर लिए हैं, वो भी क्या कर लिए हैं? क्लियर कर चुके हैं। तो 2 चैप्टर आज इंड हो चुका। तो हम चाहते हैं कि दोनों चैप्टर का ऑब्जेक्टिव प्रश्नों का एग्जाम ले लें, एग्जाम ले लें। आप लोग इसके लिए संडे को तैयार रहिएगा। संडे को क्या रहिएगा? तैयार रहिएगा। अगर किसी भी स्टूडेंट को किसी भी संस्थान में पढ़ रहे हैं, अगर आपको अगर एग्जाम में पार्टिसिपेट करना है तो वो आवासीय विद्यापुरम शिक्षण संस्थान सदानंदपुर में आकर ज्वाइन कर सकते हैं और एग्जाम दे सकते हैं। तुरंत एग्जाम लेकर उसका सॉल्यूशन हम इसी बोर्ड के माध्यम से ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों करवाएंगे, ठीक है मित्रों। कोई भी आकर दे सकते हैं, इसमें कोई ईर्ष्या का नहीं कि हम फलाने संस्थान से हैं, हम फलाने संस्थान से हैं, हम नहीं जाकर दे सकते हैं। कोई भी दे सकते हैं। इस एग्जाम का फी मात्र 3 रुपया रहने वाली है, मात्र कितने रुपया? 3 रुपया रहने वाली है। आप आकर दे सकते हैं। तो कमेंट्स करके दोस्तों बताइएगा कि आप लोगों को यह क्लास कैसी लग रही है। संस्कृत में कोई प्रकार की अगर कठिनाई होती हो और चाहते हैं कि ऑफलाइन भी सर से हमसे मिले आकर, तो आप मिल सकते हैं। जो भी समस्याएं होंगे तो हम उस समस्या को प्रयास करेंगे कि सॉल्व कर दें। तो आज के लिए इतना ही। अगर अच्छा लगे
तो एक कमेंट्स तो ज़रूर कीजिएगा ही कीजिएगा, लाइक भी कर दीजिएगा। साथ में अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिएगा, ताकि वीडियो डालते ही आपके फ़ोन पर नोटिफिकेशन चला जाए और आप उसको पढ़ सके, आपको खोजना ना पड़े। और चाहते हैं कि इसका फेयर हम करें ठीक ढंग से, तो आपको इस वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में तो दिया हुआ ही है, साथ में कमेंट्स बॉक्स में भी मिल जाएगा। आप वहां जा करके इसका फेयर कर सकते हैं भविष्य के लिए, क्योंकि एग्जाम टाइम में सब सिलेबस तो कंप्लीट रहेगा, लेकिन एक बार देखना जरूरी होता है। इसके लिए फेयर अनिवार्य है। अगर आप फेयर कर लेते हैं तो देखने में, एग्जाम के समय में उसको देखने में सहूलियत होगी। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।